हेलो स्टूडेंट्स ऑफ 7th स्टैंडर्ड। सिविक्स का लेसन 3 फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हम देखेंगे। इसे स्टार्ट करने के पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे बहुत सारे बच्चों का फ़ायदा हो सके। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, हमारे संविधान के क्या क्या विशेषताएं, क्या क्या फीचर्स है वो इस लेसन में हम देखेंगे। इन द लास्ट 2 लेसन्स वी स्टडीड हाउ आवर कॉन्स्टिट्यूशन वॉज मेड। हमने लास्ट के 2 लेसन्स में देखा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह बना, संविधान किस तरह बना। वी स्टडीड इट्स प्रीएम्बल एंड अंडरस्टूड टर्म्स लाइक सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। तो हमने इसका प्रीएम्बल जब स्टडी किया तो उसमें हमने देखा कि किस तरह हम हर मतलब सोशलिस्ट हैं, सोशल हैं, सेक्युलर है मतलब सभी धर्म के लोग यहाँ पे रहते हैं, और डेमोक्रेटिक हमारा देश लोकतांत्रिक है। तो इस तरह से यह हमारा एक गणतंत्र रिपब्लिक है। द गोल्स एक्सप्रेस्ड इन प्रीएम्बल आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में जो भी गोल्स दिखाए गए हैं उसके अनुसार हम इस कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो हैज़ अदर फीचर्स। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ अदर फीचर्स भी हैं, कुछ अलग विशेषताएं भी हैं। वी शैल ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज इन प्रेजेंट चैप्टर। उस चैप्टर में हम वह विशेषताएं देखेंगे। पहला है फेडरलिज्म। फेडरलिज्म क्या होता है? तो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज़ फेडरल सिस्टम। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेडरल सिस्टम पर बिलीव करता है। फेडरल सिस्टम क्या है वो हम देखेंगे। इन कंट्रीज़ विद लार्ज टेरिटरीज एंड ह्यूज पॉपुलेशन गवर्नमेंट इज़ रन बाय अ फेडरल सिस्टम। तो हमारी कंट्री एक बहुत बड़ा क्षेत्र है हमारी कंट्री का, जहाँ पे पॉपुलेशन भी बहुत है और गवर्नमेंट जो है फेडरल सिस्टम से ही चलती है। रूलिंग अ लार्ज टेरिटरी फ्रॉम single capital city is not only difficult but may also lead to the neglect of some far flung areas। तो जब यह हमारा अगर कंट्री रूल करेगी तो उसकी वजह से एक सिंगल कैपिटल सिटी जो है वह रख कर हम पूरा जो देश है चलाने में हमें बहुत कठिनाई जाएगी। बट मे ऑल्सो लीड टू द निगलेक्ट ऑफ सम फार फ्लंग एरियाज़। और ऐसे समय में अगर हम एक ही कैपिटल रख के इतनी बड़ी कंट्री को चलाएंगे तो बहुत सारे जो पिछड़े हुए क्षेत्र हैं, पिछड़े हुए गांव हैं, वह सब कुछ रह जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम उनकी तरफ ध्यान नहीं दे पाएंगे। पीपल रिसाइडिंग देयर कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द अफेयर्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो ऐसे जगह में रहने वाले जो लोग हैं वो गवर्नमेंट के काम के लिए कुछ भी तरह से पार्टिसिपेशन नहीं दे सकते। देयरफॉर गवर्नमेंट्स फंक्शन एट 2 लेवल्स इन अ फेडरेशन। तो फेडरल सिस्टम के अंतर्गत गवर्नमेंट जो है 2 लेवल पर काम करती है, इसे ही फेडरल सिस्टम कहते हैं। द गवर्नमेंट एट द सेंटर कैरीज आउट टास्क लाइक डिफेंस ऑफ द एंटायर कंट्री। तो जो गवर्नमेंट है वो केंद्र में रहकर, सेंटर में रहकर कुछ काम करती है, जैसे कि पूरे देश की सुरक्षा करना, फॉरेन पॉलिसी बनाना, इस्टेब्लिशिंग पीस, पूरे देश में शांति बनाए रखना। ऐसे काम जो है वो सेंटर में रहकर गवर्नमेंट करती है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड यूनियन गवर्नमेंट। इसे ही हम यूनियन गवर्नमेंट कहते हैं। और फेडरल गवर्नमेंट, और इसे हम फेडरल गवर्नमेंट भी कह सकते हैं। इट कैरीज आउट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एंटायर कंट्री। तो जो मेन फंक्शन है वह एक जगह पर बैठकर यह मेन जो फंक्शंस हैं, जैसे कि फॉरेन पॉलिसी बनाना, पूरे देश में शांतता बनाए रखना और पूरी कंट्री की सुरक्षा करना, यह काम हमारी कंट्री में जो भी केंद्र सरकार होती है, यूनियन गवर्नमेंट होती है, वह करती है। द गवर्नमेंट दैट ओवरसीज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द रीजन दैट वी लिव इट इन इज़ कॉल्ड स्टेट गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट जो कि एडमिनिस्ट्रेशन का काम करती है किसी स्पेशल रीजन में, किसी भी स्टेट में, प्रदेश में, तो उसे हम स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं। जैसे कि हमारे महाराष्ट्र की गवर्नमेंट बनती है तो वो महाराष्ट्र की ही ऊपर पूरी तरह से कंसंट्रेशन करेगी, चाहे वहाँ के छोटे छोटे देहात हों, गाँव हों, खेड़े हों, सभी जगह की देखभाल और सभी जगह का एडमिनिस्ट्रेशन वही करेगी। इट लुक्स आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेट। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र लुक्स आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। जैसे कि महाराष्ट्र की गवर्नमेंट महाराष्ट्र स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन करती है, उसका कार्यभार चलाती है।
The system of running the administration of a country cooperatively by the government at two levels, making laws about different subjects, is called federalism. तो वह सिस्टम, जैसे कि हमने देखा कि दोनों तरह से काम चलता है, एक यूनियन गवर्नमेंट काम चलाती है और एक तरह से स्टेट गवर्नमेंट भी काम करती है। तो जब दोनों मिलकर इस तरह से काम करते हैं तो उस सिस्टम को फेडरल सिस्टम कहा जाता है, इसे ही फेडरलिज्म भी कहा जाता है। अब इसमें सेपरेशन ऑफ पावर्स क्या होते हैं, देखो। The Constitution has divided the subjects for making laws between the union गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। अभी जो ये हम देखते हैं कि जो सब्जेक्ट के आधार पर, विषयों के आधार पर यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के जो विभाग हैं, जो काम का भाग है, वो अलग अलग हो जाता है। कैसे? लेट अस सी विच गवर्नमेंट इज़ इंटरेस्टेड विथ व्हाट सब्जेक्ट। तो हम देखेंगे कि कौन सी गवर्नमेंट कौन से सब्जेक्ट पर काम करती है। आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ गिवन 3 लिस्ट ऑफ वेरियस सब्जेक्ट। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने 3 ऐसे लिस्ट अलग अलग सब्जेक्ट्स की बनाई हैं। द फर्स्ट लिस्ट इज कॉल्ड यूनियन लिस्ट। पहली लिस्ट को हम यूनियन लिस्ट कहते हैं। इट कंटेन्स 97 सब्जेक्ट्स। इसमें 97 सब्जेक्ट्स आते हैं ऑन विच द यूनियन गवर्नमेंट मेक्स लॉ। उसमें 97 सब्जेक्ट्स पर यूनियन गवर्नमेंट जो है वो कानून बनाती है। द स्टेट लिस्ट इज़ फॉर द स्टेट गवर्नमेंट टू लेजिस्लेट अपॉन। और स्टेट लिस्ट जो रहती है उस पर स्टेट गवर्नमेंट जो है काम करती है, उसके और रूल बनाकर जो उसमें जो भी रूल्स बने होते हैं उन्हीं के अनुसार काम करती है। इट कंटेन्स 66 सब्जेक्ट। तो स्टेट गवर्नमेंट के 66 सब्जेक्ट्स आते हैं और यूनियन गवर्नमेंट के 97 ऐसे सब्जेक्ट्स आते हैं। अपार्ट फ्रॉम दीज 2 लिस्ट देयर इज़ कॉन्करेंट लिस्ट। इसके अलावा एक कॉन्करेंट लिस्ट होती है विच कंटेन 47 सब्जेक्ट्स। इसके अलावा एक कॉन्करेंट लिस्ट होती है जिसमें 47 सब्जेक्ट्स रहते हैं और बोथ गवर्नमेंट कैन मेक लॉज ऑन द सब्जेक्ट इंक्लूडेड इन दिस लिस्ट। तो 47 सब्जेक्ट वाली कॉन्करेंट लिस्ट होती है, उसमें दोनों गवर्नमेंट मिलकर एक प्रकार के लॉज बना सकती हैं। इफ़ अ सब्जेक्ट कम्स अप दैट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन एनी ऑफ द लिस्ट, द यूनियन गवर्नमेंट इज एंटाइटल्ड टू मेक लॉज ऑन इट। और ऐसे कोई सब्जेक्ट जो दोनों लिस्ट में, तीनों लिस्ट में नहीं आए हों, ऐसे सब्जेक्ट पर अगर कोई लॉ बनाना हो तो वह यूनियन गवर्नमेंट बनाती है। दीज पावर्स आर टर्म्ड एज रेसिड्यूरी पावर। और ऐसा जो पावर होता है जो कि तीनों लिस्ट में नहीं है और उस सब्जेक्ट पर अगर कोई लॉ बनाना है तो यूनियन गवर्नमेंट बनाएगी और उस पावर को हम रेसिड्यूरी पावर कहेंगे। The division of powers in the Indian Constitution is unique. It enables the union government and the state government to bring about the country's progress by cooperating with each other. तो इस तरह से जब डिवीजन होता है पावर्स का तो कॉन्स्टिट्यूशन में यह होना बहुत यूनिक है, बहुत अलग सा दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि दोनों ही गवर्नमेंट मिलकर कंट्री की प्रोग्रेस के लिए एक दूसरे को सहकार्य करती हैं, कोऑपरेट करती हैं। दिस ऑल्सो एनकरेजेस पार्टिसिपेशन ऑफ सिटीजन्स इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंट्रीज़। की वजह से जो सिटीजन्स होते हैं उन्हें भी काम करने का मौका मिलता है। अभी हु डील्स विद व्हाट सब्जेक्ट, कौन किस सब्जेक्ट पर काम करेगा? यूनियन गवर्नमेंट कौन से सब्जेक्ट पे काम करेगी और स्टेट गवर्नमेंट कौन से सब्जेक्ट पे काम करेगी? तो फर्स्ट है सब्जेक्ट्स विद द यूनियन गवर्नमेंट। यूनियन गवर्नमेंट के पास कौन कौन से सब्जेक्ट? तो पहला डिफेंस का है, फॉरेन रिलेशंस का है, वॉर एंड पीस है, करेंसी एंड इंटरनेशनल ट्रेड। तो जो मेन फंक्शंस है वो यूनियन गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं, जैसे इस पूरे देश की सुरक्षा है, फॉरेन रिलेशंस बनाना है, अगर कहीं युद्ध होना है तो उसके बारे में निर्णय लेना है, शांति बनाए रखना है तो वह निर्णय है। करेंसी के बारे में, जैसे कि अभी हम देख रहे हैं कि 2000 रुपीज़ की नोट भी बंद हुई, तो यह जो निर्णय है वो कौन सी मिनिस्टर ने लिया, तो कौन सी गवर्नमेंट ने लिया, तो यूनियन गवर्नमेंट ने लिया। इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में अगर कोई पॉलिसी बनाना है तो यह सारे काम यूनियन गवर्नमेंट करती है। उसके अलावा सब्जेक्ट्स विद द स्टेट गवर्नमेंट के अगर विषय हम देखें तो एग्रीकल्चर मतलब खेती से संबंधित है, लॉ एंड ऑर्डर, लोकल गवर्नमेंट, हेल्थ, प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन एट्सेट्रा। तो स्टेट में ही लॉ एंड ऑर्डर के बारे में ध्यान रखना, लोकल गवर्नमेंट किस तरह से काम करती है उस पर ध्यान देना, हेल्थ के बारे में, प्रिजन के बारे में और एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में स्टेट के से रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट्स हैं उन पर ये काम करेगी। अब सब्जेक्ट्स विद बोथ द गवर्नमेंट, दोनों गवर्नमेंट के लिए कौन से सब्जेक्ट्स हैं? एम्प्लॉयमेंट दोनों गवर्नमेंट का काम है, एनवायरनमेंट के बारे में देखभाल करना दोनों गवर्नमेंट का काम है, इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग बनाना और पर्सनल लॉ एजुकेशन। तो शिक्षा के बारे में, पर्सनल लॉ के बारे में और देश की इकोनॉमिक और सोशल प्लानिंग करने में भी दोनों गवर्नमेंट, चाहे वो यूनियन गवर्नमेंट हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, मिलकर काम करते हैं।
तो ये आगे अपने सब्जेक्ट्स। उसके बाद हम देखते हैं यूनियन टेरिटरीज़ क्या क्या हैं। इन इंडिया देयर इज़ अ यूनियन गवर्नमेंट। तो पूरे इंडिया में यूनियन गवर्नमेंट तो काम करती है। कौन कौन से? तो 29 स्टेट गवर्नमेंट्स भी होती हैं और 7 यूनियन टेरिटरीज़ भी हैं। तो देखो 29 स्टेट गवर्नमेंट्स काम कर रही हैं और 7 ऐसे कुछ राज्य हैं जहाँ पर यूनियन टेरिटरीज़ है, यानी केंद्रीय सरकार का शासन चलता है। द यूनियन गवर्नमेंट कंट्रोल्स द यूनियन टेरिटरीज़। तो यूनियन गवर्नमेंट जो रहती है, मतलब जिसे हम सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं, उसका ये 7 जो राज्य हैं उन पर शासन चलता है। फॉलोइंग आर द 7 यूनियन टेरिटरीज़। तो ऐसे 7 यूनियन टेरिटरीज़ जो हैं वो कौन कौन सी हैं? तो न्यू दिल्ली है, दमन एंड दीव है, पौंडीचेरी जिसे हम पुदुचेरी भी कहते हैं, चंडीगढ़ है, दादरा एंड नगर हवेली, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड लक्षद्वीप। तो ऐसे कुछ द्वीप समूह हैं जिन पर केंद्र शासन रहता है, मतलब यूनियन गवर्नमेंट काम करती है। अब पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट क्या है? The Indian Constitution has provided for a parliamentary system of the government. In such a system, the parliament, that is the legislature, has the highest decision making power. तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट्री सिस्टम के लिए पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो है वो काम करती है। इन सच अ सिस्टम द पार्लियामेंट, दैट इज़ द लेजिस्लेचर, हैज़ द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग। मतलब लेजिस्लेचर जो होता है, जिसे हम कहते हैं कि पार्लियामेंट, संसद जो होती है, उसमें ही सारे डिसीजन लिए जाते हैं। इंडियन पार्लियामेंट इंक्लूड्स द प्रेसिडेंट। इंडियन पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट होते हैं, लोकसभा और द हाउस ऑफ द पीपल, एंड राज्यसभा और द काउंसिल ऑफ स्टेट। तो ऐसे 2 जो रहते हैं ग्रुप बने हुए इंडियन पार्लियामेंट में, कि जिसमें प्रेसिडेंट इंक्लूड रहता है, लोकसभा और द हाउस ऑफ पीपल, जिसमें लोकसभा और जिसे हम हाउस ऑफ पीपल कहते हैं, और राज्यसभा है जिसे हम काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहते हैं। तो यह सब मिलकर डिसीजन मेकिंग पावर का, मतलब डिसीजन मेकिंग का काम करते हैं। ये इन्हें पावर होता है ये काम करने का। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स दैट रन्स द एडमिनिस्ट्रेशन इमर्जेस फ्रॉम द लोकसभा। तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं वह एडमिनिस्ट्रेशन का काम करते हैं। कहाँ से करते हैं? ये लोकसभा से, एंड इज़ आंसरेबल टू लोकसभा, और इन्हें लोकसभा को आंसर देना होता है। देखिए करेंसी से रिलेटेड यहाँ पर दिया हुआ है, करेंसी नोट कैसे हैं। तो इसमें हमें क्या बताया गया कि यू हैव श्योरली सीन करेंसी नोट्स, द वर्ड्स गारंटीड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट आर प्रिंटेड ऑन द करेंसी नोट। तो हमने देखा कि सेंट्रल गवर्नमेंट का करेंसी से संबंधित सब्जेक्ट पर काम करना होता है, तो उसमें गारंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ये ऐसा एक स्टेटमेंट रहता है। इफ़ यू हैव सीन द बैच ऑन द यूनिफॉर्म ऑफ पुलिसमैन, इट रीड्स महाराष्ट्र पुलिस। और अगर हम बैचेस देखेंगे पुलिसमैन के अलग अलग स्टेट के, तो उनके अलग अलग स्टेट के लोगोज होते हैं, जैसे कि महाराष्ट्र पुलिस का अलग होगा और उसके बाद अलग अदर स्टेट का अलग होगा। इफ़ एंड यू मस्ट हैव श्योरली कम अक्रॉस द फॉलोइंग इंडियन रेलवेज। देखिए जहाँ पर पूरा यूनियन गवर्नमेंट का काम रहेगा उस पर अलग से स्टेटमेंट रहेगा, और जहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट का काम रहेगा उधर के लोगों अलग रहेंगे। जैसे महाराष्ट्र पुलिस का है और ये इंडियन रेलवेज है जिस पे यूनियन गवर्नमेंट काम करती है। महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, जिस पे कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ध्यान देगी। दिस मीन्स दैट इन आर कंट्री गवर्नमेंट फंक्शंस एट 2 लेवल्स। इससे हमें मतलब मालूम पड़ता है कि गवर्नमेंट जो है वो 2 लेवल्स पे काम करती है। वन एक सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द अदर इज स्टेट गवर्नमेंट, दैट इज़ महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट, कर्नाटक स्टेट गवर्नमेंट। इस तरह से स्टेट का देखभाल ये ऐसी गवर्नमेंट्स करती हैं। देखिए महाराष्ट्र राज्य परिवहन एसटी, क्योंकि ये महाराष्ट्र स्टेट रोड को ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के अंतर्गत आता है। तो इस तरह से अलग अलग यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर काम करते हैं। अभी हमने देखा था कि जो भी मेंबर्स रहते हैं लोकसभा के, उनको लोकसभा को ही आंसर देना होता है और सभी डिसीजंस के लिए वो जिम्मेदार होते हैं। इन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी द डिस्कशन एंड डिबेट्स दैट टेक प्लेस इन द पार्लियामेंट हैव ग्रेट सिग्निफिकेंस। और पार्लियामेंट में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में अगर हम देखें तो जो भी डिस्कशन संसद में होते हैं वह बहुत महत्वपूर्ण रहते हैं। अभी इंडिपेंडेंट जुडिशरी क्या है? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ क्रिएटेड एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी। द डिस्प्यूट्स दैट कैन नॉट बी रिजॉल्व्ड म्यूचुअली आर रेफर्ड टू द जुडिशरी। तो जो भी अगर म्यूचुअली कोई ऐसे टास्क हैं या कोई ऐसे
जिसे बोल सकते हैं कि दो राज्यों के बीच का कोई ऐसा झगड़ा है जिसे निपटाया ना जा सके, तो इसके लिए जुडिशरी काम करती है, जिसे हम न्याय व्यवस्था कहते हैं। द कोर्ट हियर्स बोथ द कंटेस्टिंग पार्टीज लुक इनटू द इनजस्टिस इफ़ एनी एंड गिव इट्स जजमेंट। तो कोर्ट उन दोनों के पार्टीज़ के बारे में सुनेगी। तो ऐसे सब्जेक्ट्स जो यूनियन गवर्नमेंट भी सॉल्व नहीं कर पाती है कई बार, तो या फिर यूनियन गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कोई इश्यूज़ हों, या फिर स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कोई इश्यूज़ हों, तो ऐसे इश्यूज़ के लिए न्याय व्यवस्था बनी है, जहाँ पर दोनों पक्षों की अपील सुनी जाती है और उसके बाद जजमेंट दिया जाता है। दिस हैज़ टू बी डन इम्पार्शली, और ये जजमेंट इम्पार्शली होता है। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ मेड सेवरल प्रोविजंस टू एंश्योर दैट द जुडिशरी remains more and more independent. For example, judges are appointed by the president and not by the government. तो ऐसे समय में देखा जाता है कि जो भी न्याय दिया जा रहा है वो बिल्कुल इम्पार्शियल हो, और इसीलिए जो जजेस होते हैं कोर्ट में वह भी कौन अपॉइंट करते हैं? प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, राष्ट्रपति, ना कि गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। इट इज़ नॉट ईजी टू रिमूव द जजेस फ्रॉम देयर ऑफिस, और ऐसे समय में जजेस को भी ऑफिस से निकालने का या जज को भी निष्कासित करने का अधिकार किसी गवर्नमेंट को भी नहीं होता है। सिंगल citizenship. The Indian Constitution has granted a single citizenship to all Indians, that is Indian citizenship. और हर एक पर्सन को सिंगल सिटीजनशिप का अधिकार मिलता है, हर एक पर्सन सिंगल सिटीजन कहलाता है। Process of amending the Constitution. There comes up a need to make changes or amendments in the provisions of the Constitution due to changing circumstances. जैसे जैसे व्यवस्थाएं बदलती हैं, समय बदलता है, कॉन्स्टिट्यूशंस में कुछ सुधार करने की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे समय में बट फ्रीक्वेंट, एकदम तुरंत तो चेंजेस हम ला नहीं सकते, तो जो भी अमेंडमेंट्स करना है, जो भी सुधार करना है टू द कॉन्स्टिट्यूशन में लीड टू अ सिचुएशन ऑफ इंस्टेबिलिटी, और इसकी वजह से कभी कभी इंस्टेबिलिटी भी आ सकती है। द प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट इज स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ सो एज टू इंश्योर दैट एन अमेंडमेंट इज मेड ओनली आफ्टर गिविंग इट अ केयरफुल कंसिडरेशन। तो संविधान में ऐसी व्यवस्था करी है कॉन्स्टिट्यूशन में कि अगर अमेंडमेंट करना बहुत ज़रूरी है तो कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स के अनुसार ही अमेंडमेंट्स किए जा सकते हैं, और उसे बहुत बारीकी से देखना चाहिए। द प्रोसीजर फॉर द अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ यूनिक, और अमेंडमेंट की जो कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में जो भी सुधार लाना है उसके लिए प्रोसीजर होती है। इट इज़ नीदर टू डिफ़िकल्ट नॉट टू ईजी है। प्रोसीजर ना तो बहुत कठिन है ना ही बहुत सरल है। मोर स्कोप हैज़ बिन प्रोवाइडेड फॉर गिविंग मोर कंसिडरेशन एंड थॉट टू इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट्स। तो बहुत सारा स्कोप ऐसा दिया जाता है, प्रोवाइड किया जाता है, जिसकी वजह से अमेंडमेंट अगर इम्पॉर्टेंट हो तो किए जा सके। द प्रोसीजर इज़ ऑल्सो फ्लेक्सिबल। जो भी प्रोसीजर है वो फ्लेक्सिबल होती है टू इंश्योर दैट जनरल अमेंडमेंट्स कैन बी ब्रॉट अबाउट ईजीली। इतनी फ्लेक्सिबल होती है कि जो भी अमेंडमेंट अगर जनरली किया जा रहा है तो वह इजीली हो सके। अब इलेक्शन कमीशन क्या है? तो यू मस्ट हैव रीड अबाउट द इलेक्शन कमीशन इन द न्यूज़पेपर। हमने न्यूज़पेपर में हमेशा चुनाव आयोग के बारे में, इलेक्शन कमीशन के बारे में पढ़ा है। सिंस इंडिया हैज़ अडॉप्टेड अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पीपल हैव टू इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स पीरियोडिकली। तो हमें पता है कि हमारी लोकतंत्र का देश है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, उस तरह की गवर्नमेंट है हमारी। तो जो लोग होते हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव समय के अनुसार चुनते रहते हैं। फॉर दिस द इलेक्शंस हैव टू बी कंडक्टेड इन अ फ्री एंड फेयर एटमॉस्फेयर। इसलिए इलेक्शंस जो हैं वो हमेशा एक फ्री एटमॉस्फेयर में कंडक्ट होते हैं। ओनली देन विल द सिटीजन्स बी एबल टू इलेक्ट अ कैंडिडेट ऑफ देयर चॉइस विदाउट एनी फियर और प्रेशर। ऐसे समय में हर एक सिटीज़न को अधिकार है वोटिंग करने का कि वो अपने पसंद का नेता चुन सके। इफ़ द गवर्नमेंट वर टू कंडक्ट इलेक्शंस देयर माइट बी नो गारंटी ऑफ सच फ्री। और अगर ये काम गवर्नमेंट करेगी इलेक्शंस का तो हो सकता है कि वहाँ पक्षपात हो। सो देयर माइट बी नो गारंटी ऑफ सच फ्री फेयर एंड जस्ट एटमॉस्फेयर फॉर द इलेक्शंस। तो ऐसे समय में इलेक्शंस के लिए फ्री एटमॉस्फेयर नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अगर गवर्नमेंट अरेंज करेगी तो फ्री कैसे हो सकता है। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ एंट्रस्टेड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंडक्टिंग इलेक्शंस टू एन इंडिपेंडेंट मशीनरी। इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में एक अलग से इलेक्शन कमीशन बनाया गया है, एक अलग से मशीनरी बनाई गई है, इंडिपेंडेंट मशीनरी बनाई गई है। दिस मशीनरी इज़ नोन एज इलेक्शन कमीशन। और इसी मशीनरी
ही को इलेक्शन कमीशन कहते हैं। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंडक्टिंग ऑल इलेक्शंस इन इंडिया रेस्ट विद द इलेक्शन कमीशन। जितनी भी हमारे देश में चुनाव होते हैं वो चुनाव आयोग के द्वारा अरेंज किए जाते हैं, इलेक्शन कमीशन के द्वारा अरेंज किए जाते हैं, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। Indian Constitution has some important characteristic features. In this chapter we have studied only some of the important features. तो इस तरह से हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ important features हैं जो हमने कुछ इस लेसन में स्टडी किए। अनदर इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द एग्जॉस्टिव प्रोविजंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स। और इसी तरह कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स भी इंक्लूड हुए हैं जिसे हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, आपको मेरा पढ़ाना कैसा लगा ये आप कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ शेयर कीजिए जिससे बहुत सारे बच्चों का फ़ायदा हो सके। नेक्स्ट लेसन का एक्सप्लेनेशन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।